ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नया चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट यानी कि टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। बट सबसे पहले लेट्स डिफाइन कि मार्केट क्या है। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर पार्टीज गैदर हो रही हैं एक्सचेंज की एक्टिविटीज करने के लिए। सिंपल शब्दों में जहां पर बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही है हम उसे क्या बोल रहे हैं? मार्केट बोल रहे हैं। जहां पर दो पार्टीज मिल रही हैं, बायर एंड सेलर, जहां भी मीट कर रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं? मार्केट बोल रहे हैं। सो नाउ बिफोर गेटिंग फर्दर टाइप्स तक पहुंचने से पहले मार्केट शब्द को ही थोड़ा और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमने बोला कि मार्केट क्या है? एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर्स एंड सेलर क्या कर रहे हैं? आपस में मीट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, है ना, एक्सचेंज की एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मोहल्ले में अगर कोई किराने की शॉप है, कोई जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर जिसने भी खोला हुआ है वो पर्सन क्या है? सेलर है। आप जैसे लोग जो वहां पर पहुंचते हैं सामान खरीदने के लिए, आप लोग क्या हो? बायर हो। जनरल स्टोर पे सेलर और बायर इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, तो क्या आप उस जनरल स्टोर को मार्केट बोल सकते हो? क्या आप उस जनरल स्टोर को मार्केट बोलते हो? अगर आप घर से निकले हो जनरल स्टोर जाने के लिए, घर पे बोल के जाते कि मम्मी मैं मार्केट जा, नहीं, तो यहां पर भी बायर सेलर इंटरैक्ट तो कर रहे हैं, पर फिर ये जनरल स्टोर मार्केट क्यों नहीं? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप लोग खड़े हो सड़क पे, आप लोग क्या कर रहे हो? एक सड़क पे आप लोग खड़े हो, आपको घर जाना है, अपने रिक्शे वाले को आवाज दी। अब रिक्शा वाला या ऑटो वाला यहां पर क्या है? सेलर है, वो अपनी सर्विसेज को सेल कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? उसकी सर्विसेज को खरीद रहे हो। आप क्या बन जाओगे? बायर बन जाओगे। चीजों को डिफाइन करना सीखो ना। सवाल आना चाहिए ना कि मार्केट आपने बोल दिया कि एक ऐसी जगह है जहां पर बायर एंड सेलर क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज की एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, हाँ या ना? तो जनरल स्टोर में भी तो बाइंग सेलिंग हो रही है, इसे तो हम मार्केट बोलते नहीं। ऑटो वाला जिसको आपने एक सड़क पर रोक लिया, उसकी सर्विसेज वो सेल कर रहा है, बाय कर रहे हो, बायर एंड सेलर का इंटरैक्शन हो गया, क्या वो पॉइंट मार्केट बन जाता है? आपकी बुक अब जो डेफिनेशन अभी अभी आपने पढ़ी, आप कहोगे कि हाँ ये भी मार्केट है, ये भी मार्केट, पर ऐसा नहीं है। आप कहोगे बुक में तो लिखा हुआ है जहां भी बायर सेलर मीट कर रहे हैं। ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो बुक हमें एक शब्द देगी, एक कॉमन पॉइंट जहां पर मल्टीपल बायर्स एंड सेलर्स आ सकते हैं सर्विसेज को बाय एंड सेल करने के लिए, उसे हम मार्केट कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके शहर में, मेरे शहर में एक धोबी बाजार है, उसको मैं मार्केट कहूंगी क्योंकि वहां पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं एंड बायर्स वहां पे सामान खरीदने जाते हैं। मेरे एरिया में जो सब्जी मंडी है वो एक मार्केट है क्योंकि वहां पे मल्टीपल वेजिटेबल सेलर्स बैठे हैं एंड बायर्स वहां पे क्या करते हैं? पहुंचते हैं सामान को खरीदने के लिए। एक कॉमन पॉइंट जहां पर मल्टीपल सेलर्स एंड बायर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। नाउ जनरल स्टोर को मार्केट क्यों नहीं बोल रहे हम यहाँ पर? या फिर ऑटो पे जो आपने सड़क पे ऑटो रोका उसको हम मार्केट क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ पे बायर एंड सेलर इंटरैक्ट तो कर रहे हैं पर ये कॉमन स्पेस नहीं है, इसीलिए उस कॉमन स्पेस को, उस मैकेनिज्म को मार्केट बोला जाता है, ना कि किसी जगह को। समझते हैं थोड़ा सा और इस बात को। यानी कि अगर मैं आपको बात कहूं, अब तक हमने जितनी भी बात सुनी, दिमाग में एक आइडिया क्या बिल्ड हो रहा है? ठीक है, हमें पता लग गया कि एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा कॉमन जगह, लोकेशन जहां पर क्या हो रहा है? बायर एंड सेलर इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसे हमने क्या बोल दिया? मार्केट बोल दिया। अब हम इसमें एक और चीज करेक्ट करेंगे। हमने लिखा प्लेस, यानी कि हमने बात की किसी जियोग्राफिकल लोकेशन की। जरूरी नहीं है कि मार्केट कोई फिजिकल स्पेस हो ही हो।
फिजिकल स्पेस का मतलब जैसे दुकानें आप देखते हैं, रेड़ियां आप देखते हैं, एक जगह पे क्लस्टर देखते हैं, उसको आप मार्केट बोलते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ वही मार्केट, यानी कि जगह भी होना जरूरी है। क्या मतलब है इस बात का? फिजिकल एग्जिस्टेंस दुकानों की होगी तभी उस चीज को मार्केट कहा जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी कि मार्केट एक्चुअली एक प्लेस भी नहीं है। मार्केट है क्या फिर? आप बोल रहे हो प्लेस नहीं है, फिर बायर एंड सेलर इंटरैक्ट कैसे करेगा? बायर एंड सेलर ऑनलाइन भी तो इंटरैक्ट करता है। Amazon जैसी साइट्स पे मल्टीपल सेलर्स आते हैं, अपना सामान लिस्ट करते हैं बेचने के लिए। आपके मेरे जैसे मल्टीपल बायर्स Amazon पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो बायर एंड सेलर के बीच में इंटरेक्शन हो तो क्या? वहां पे कोई फिजिकल स्पेस है? नहीं है। सारा कुछ क्या हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है, ओवर द इंटरनेट हो रहा है। बट फिर भी हम उसे क्या बोलेंगे? Amazon मार्केट प्लेस। Amazon को भी मार्केट का नाम दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि मार्केट कोई एक्चुअल जगह को नहीं कहा गया है, मार्केट कहा गया है एक मैकेनिज्म को, एक सिस्टम को मार्केट कहा गया है, जिस सिस्टम में बायर्स एंड सेलर एक कॉमन पॉइंट पे इंटरैक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसी जगह, जब मैं बोल रही हूं तब मैं किसी फिजिकल प्लेस की बात ना करके मैं एक ऐसे सिस्टम की बात कर रही हूं, एक ऐसे मैकेनिज्म की बात कर रही हूं जहां पे बायर्स एंड सेलर्स को एक इंटरैक्ट करने का प्लेटफॉर्म मिलता है। वो फिजिकल भी हो सकता है एंड वो फिजिकल नहीं भी हो सकता। किसको कुछ कुछ बात समझ में आ रही? आज के बाद जब हम अपनी जिंदगी में मार्केट शब्द यूज करेंगे, हमें ये चीज क्लियर होगी कि मार्केट किसी फिजिकल प्लेस को नहीं कहा गया। मार्केट कहा गया है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जैसा बायर सड़क पे एक ऑटो को बुला के उससे इंटरैक्ट कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उसको हम मार्केट नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक मैकेनिज्म के अंदर आप डील नहीं कर रहे। एक मार्केट के अंदर आप लोग बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर रहे। किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि मार्केट कहा किसे जाएगा? हाँ या ना? इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई तो एक बार डेफिनेशन फिर से देखें। क्या बोला डेफिनेशन में? देखो, मार्केट इज अ प्लेस वेयर पार्टीज कैन गैदर एंड फैसिलिटेट या टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस प्लेस को हम एडिट करके बेटर शब्द यहां पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे वैसे भी प्लेस का मतलब कोई फिजिकल जगह नहीं है, बट स्टिल हम प्लेस लिखे ही ना, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं मार्केट is a mechanism where parties can gather, इकट्ठी हो सकती हैं, to facilitate the exchange of goods and services। यहाँ पे जो ये शब्द है गैदर, ये शो करता है कॉमन पॉइंट होना चाहिए जहां पे बायर्स एंड सेलर्स क्या कर पा रहे हैं? मीट कर पा रहे हैं। ये पार्टीज कौन है यहाँ पे? द पार्टीज इन्वॉल्व आर यूजुअली बायर्स एंड सेलर्स। एक्सचेंज क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग करना। मैंने आपसे कुछ बाय किया, मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे कुछ सेल किया, आपको पैसे मिल गए। एक्सचेंज हो रहा है हमारे बीच में। तो जिस जगह पर, जिस मैकेनिज्म के अंदर हम लोग इकट्ठा होकर एक्सचेंज की एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं? मार्केट बोल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में कि मार्केट किन किन तरीकों की हो सकती है। यहाँ पर बेसिकली हम ऐसे बात नहीं कर रहे कि वेजिटेबल मार्केट, क्लोथ्स मार्केट, क्लीनिंग मार्केट, संडे मार्केट, नहीं। हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि मार्केट एक मैकेनिज्म है जहां पर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये कितने तरीकों का हो सकता है? मैकेनिज्म कैसे अलग हो सकता है? बाइंग एंड सेलिंग तो वही हो गया ना, अलग अलग कैसे हो सकता है? अभी समझने की कोशिश करते। मान लो आपके मोहल्ले में दो वेजिटेबल सेलर्स है। क्या है? दो वेजिटेबल सेलर्स है। एंड यहीं पर साथ ही आपको आपकी कॉलोनी से कुछ दूर मेरी कॉलोनी भी है, एंड मेरी कॉलोनी में सिर्फ एक ही वेजिटेबल सेलर है। ओके, अब हुआ क्या? सर्दी का टाइम है, आपने सोचा क्यों ना टमाटर का सूप पिया जाए। सेम बात मैंने सोची, क्यों ना टमाटर का सूप पिया जाए। अब मार्केट में इस टाइम टमाटर के प्राइसेस चल रहे हैं 20 रुपए पर केजी।
ठीक है, तो आप निकले अपने घर से 20 रुपए उठा के एंड पहुंच गए सब्जी लेने, टमाटर खरीदने। आप जाके बोल रहे हो कि मुझे ना टमाटर दे दो 1 किलो, क्या भाव दिए? तो टमाटर वाला, सब्जी वाला क्या बोल रहा है कि साहब जी 30 रुपया किलो दिए। कहा यार बड़े महंगे लगा रहे हो। नहीं नहीं, दूसरे वाले के पास बोलो कितने रुपए किलो दे रहे हो? वो बोला चलो 25 के दे दूंगा, वैसे तो 30 का भाव है पर 25 के दे दूंगा। आपने कहा यार नहीं, महंगा बोल रहे हो। तो दूसरे वाला बोला साहब जी मुझसे ले लो, उसने आवाज दी साहब जी मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। कितने के दे दूंगा मैं? 20 के ही दे दूंगा। आप बोले यार देख लो अभी भी कम कर लो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये वाला बोला देखो साहब जी 15 में मैं खरीद के लाऊं, 15 में दे सकता हूँ, 15 में ले जाओ। आपको दिखा कि यार 5 रुपए का फायदा हो रहा है, फटाफट आपने क्या किया, 15 वाले टमाटर खरीद के अपने घर आ गए। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं गई सब्जी लेने, एक ही वेजिटेबल सेलर था, मैं इसके पास पहुंच गई। इसके पास मैंने पहुंच के पूछा कि क्या भाव दिए टमाटर? इसने बोला 50 रुपए किलो। मैंने कहा यार ये तो बहुत महंगा लगा रहे हो, थोड़ा ठीक ठीक लगा लो। कहते नहीं नहीं इसी पे मिलेगा, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। टमाटर का सूप तो पीना ही था। मैं 50 रुपए के टमाटर खरीद के अपने घर आ गई। सेम टमाटर आपको कितने रुपए का मिला? 15। मुझे कितने रुपए का मिला? 50। फर्क क्या हुआ? डिफरेंस क्या है इन दोनों बातों में? दोनों एग्जाम्पल्स में, आपके सिचुएशन में, मेरे सिचुएशन में फर्क क्या है? फर्क है मार्केट का, मैकेनिज्म का। हुआ क्या यहां पर, क्योंकि मल्टीपल सेलर्स थे चीज के, तो उन्होंने आपस में लड़ाई की कंज्यूमर को अपनी तरफ खींचने के लिए। अब लड़ाई करेंगे कैसे? प्रोडक्ट तो सेम ही बेच रहे, बेच तो दोनों टमाटर ही रहे हैं, प्रोडक्ट सेम है। लड़ना किस पे पड़ा? प्राइजेस पे। मैं सस्ता दे दूंगा, मैं सस्ता दे दूंगा, मैं सस्ता दे दूंगा, मैं सस्ता दे दूंगा। इस तरीके की उनको क्या करनी पड़ी? लड़ाई करनी पड़ी। अब इस लड़ाई में दिक्कत क्या हुई? इस सब्जी वाले ने खरीदा कितने में था? 15 में। बेच भी कितने में दिया कंज्यूमर पक्का करने के लिए? 15 में। कोई प्रॉफिट हुआ? ठीक है, कोई लॉस नहीं हुआ, पर कुछ प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ। इस फॉर्म ऑफ मार्केट को नाम दिया जाता है परफेक्ट कंपटीशन। जहां पर क्या हो रहा है, जो भी सेलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका नंबर काफी हाई है, बहुत सारे सेलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और सभी सेलर्स होमोजेनस प्रोडक्ट बेच रहे, सेम नेचर का प्रोडक्ट बेच रहे, ज्यादा फर्क नहीं है प्रोडक्ट में। तो चाहे मैं टमाटर इससे खरीदूं, इससे खरीदूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन मार्केट में लड़ाई किस पे होती है? प्राइजेस के बेसिस पे होती है। प्राइस कौन ज्यादा सस्ता दे पाएगा, वही क्या होता है, सबसे ज्यादा यूनिट्स सेल कर पाएगा। ना होगा क्या, क्योंकि इस सब्जी वाले को भी अपनी सब्जियां तो बेचनी है ना। अब जब अगला कंज्यूमर आएगा, ये उसको 15 रुपए रेट ही बताएगा, ये वाला भी उसको कितना रुपए रेट बताएगा? 15 रुपए। उसके बाद जो बायर है उसके पास ऑप्शन है, चाहे वो यहां से ले ले, यहां से ले ले, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्राइजेस क्या करेंगे? सेम ऑफर करेंगे। इस 15 रुपए तक सेलर्स पहुंचे कैसे? क्योंकि मार्केट ने उन्हें ये प्राइस दिया। प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड नहीं किया कि हम 50 रुपए का बेचना चाहते, नहीं, जो मार्केट उन्हें ऑफर कर रही थी वही प्राइस उनको क्या करना पड़ा? एक्सेप्ट करना पड़ा। अगर ये प्राइस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। अगर ये बोले कि मैं तो 50 में ही बेचूंगा, तो इनके टमाटर नहीं बिकेंगे। बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है, हाँ या ना? अभी आप कह रहे हो क्या ये दोनों डिसाइड करके 50 का भी तो बेच सकते हैं? हाँ बेच सकते हैं, क्या दिक्कत है। पर यहां पर तो सिर्फ 2 ही सब्जी वाले। एक सब्जी मंडी की बात सोचो, जहां पर कितने सारे सब्जी वाले होंगे, वहां पर डिसीजन लेना, इतना महंगा करके बेचना कंपैरेटिवली टफ हो जाएगा। तो वो लोग एक बेस प्राइस पे सब क्या कर लेते, अग्री कर लेते कि चलो 20 में ही बेचेंगे सब, कोई सस्ता मत बेचना, सब 20 में ही बेचेंगे। अगर कोई बोले कि 50 में बेचेंगे सबके सब, तो एक आधा सेलर तो ऐसा होगा ही ना जो सोचेगा यार मैं कंज्यूमर अपनी तरफ खींच लूं, इतना प्रॉफिट कमा के क्या करना है, मेरे को 15 में ही आया, 50 का क्यों बेचना, मैं 20 का बेच देता हूँ, कंज्यूमर सारा मेरे पास आ जाएगा। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में जनरली जो प्राइजेस होते हैं वो क्या होते हैं? नो लॉस नो प्रॉफिट वाले प्राइजेस होते हैं, जहां पे सेलर्स क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एंड आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, सस्ता सस्ता सस्ता, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है सबका सेम ही। यहां पर क्या हो रहा है मेरे साथ, यहां पर क्योंकि सेलर सिर्फ एक ही है तो मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। टमाटर सिर्फ इसके पास ही है और किसी के पास टमाटर है ही नहीं, तो खरीदने किससे पड़ेंगे? इसी से खरीदने पड़ेंगे। यहां पर जो सेलर है वो बनता है
मोनोपोली मार्केट का एग्जांपल। मोनोपोली क्या होती है? जहां पर एक सेलर है एंड उसके पास जो प्रोडक्ट है वो किसी और के पास है ही नहीं। यूनिक प्रोडक्ट होने के कारण जो सेलर है वो प्राइस मेकर बन जाता है। क्या बन जाता है? प्राइस मेकर बन जाता है, यानी कि उसके हाथ में डिसीजन होगा कि वो कितने का प्रोडक्ट बेचेगा। अगर खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो। आपको कहीं और से तो टमाटर मिलने वाले है नहीं। किसको कुछ कुछ बात समझ में आ रही? हाँ है ना? तो यहां पर जो सेलर है उसके पास क्या होगा? कंट्रोल होगा। और समझेंगे डिटेल में बुक क्या कहती है। एक बेसिक आउटलुक हम लोग डेवलप कर पाए दो मार्केट्स के बारे में, हाँ या ना, दो मैकेनिज्म्स के बारे में। तो हमारी बुक हमें 4 मैकेनिज्म्स देगी। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली जिसके बारे में हमने बात की, साथ ही साथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली की भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं समझने से परफेक्ट कंपटीशन क्या है। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा है इज वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स कंपीटिंग विद वन अनदर। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे, सेम टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, आपस में क्या कर रहे होंगे? लड़ाई कर रहे होंगे, मुझसे खरीदो, मुझसे खरीदो, मुझसे खरीदो, मुझसे खरीदो। वेजिटेबल मार्केट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सेम टाइप की चीज बिक रही है एंड प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मुझसे खरीदो, मुझसे खरीदो, मुझसे खरीदो। तो प्राइजेस क्या हो जाते हैं? मार्केट में डिफाइन हो जाते हैं एक सर्टेन लेवल पे। सब लोग क्या कर रहे हैं? सेम पिंकिश पब्लिश सेम ही चीजें क्या कर रहे हैं? सेम होमोजेनियस प्रोडक्ट ही क्या कर रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन में सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हम चीजें क्या नोटिस कर सकते हैं? 3 चीजें नोटिस कर सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन की जो भी फर्म्स होंगी वो प्राइस टेकर होंगी, प्राइस मेकर नहीं होंगी। यानी कि प्रोड्यूसर डिसाइड नहीं करेगा प्राइस, जो मार्केट ऑफर करेगी प्रोड्यूसर को वो चुपचाप लेना पड़ेगा। डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है। ऐसा डिमांड कर्व बनता है। डिमांड चैप्टर हम लोगों ने साथ में पढ़ा है। क्या मतलब है ऐसे डिमांड कर्व का? यहां पर वाई एक्सेस पे हमारे पास क्या होते हैं? प्राइजेस होते हैं। इस पे क्या होती है? क्वांटिटी डिमांडेड होती है। हाँ या ना? ये कर्व, इसका क्या मतलब है कि प्राइजेस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड क्या करती जा रही है? चेंज करती जा रही है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है यहां पर? इन्फिनिटी है। जिसका क्या मतलब है? अगर प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज आता है, 10 का 10.5 या 9.5 भी होता है, तो पूरा का पूरा डिमांड कर्व इनफाइनाइट टाइम्स क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। डिमांड जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो जाएगी? चेंज कर जाएगी। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड आ जाएगा। किसको बात समझ में? हाईली रिस्पॉन्सिव होगी प्राइस के जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है वो। फॉर एग्जाम्पल, जो टमाटर मार्केट में 200 रुपए का बिक रहा है, अगर वो किसी ने 150 रुपए में निकाल दिया तो सारे लोग वहीं पहुंच जाएंगे, इससे खरीदो, इससे खरीदो, इससे खरीदो। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? कि परफेक्ट कंपटीशन क्या बोल रहा है। देन हम आ जाते हैं मोनोपोली पे। मोनोपोली क्या बोल रही है? एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर सिंगल सेलर, बेसिकली जरूरी नहीं है कि सिंगल सेलर ही हो सकता है 1 या 2 और सेलर्स भी हों, लेकिन मार्केट को डोमिनेट एक ही सेलर करेगा। यानी कि अगर मार्केट का 90% हिस्सा एक पर्सन के पास है, बाकी 10% अगर 10 लोगों में बटा भी हुआ है तो उनको मार्केट में कोई खास से नहीं मिलेगा। इसीलिए जो 90% वाला सेलर है उसको सिंगल सेलर ही कहा जाएगा। तो मोनोपोली में क्या है? एक सिंगल सेलर है और जो प्रोड्यूसर एक डोमिनेंट पोजीशन अज्यूम करता है उस सेक्टर के अंदर, उस प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। क्या मतलब है इस बात का? देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो मोनोपोली है ना, जो मोनोपोली वाला प्रोड्यूसर है या मोनोपोली का जो यूनिट है उसको इंडस्ट्री भी कहा जाता है। समझते हैं इंडस्ट्री में क्या बात होती है, फर्म इंडस्ट्री में क्या फर्क होता है। जैसे कि हम बात करें पियर्स सोप की, लक्स सोप की, फियामा सोप की, संतूर सोप की, इस तरीके से मल्टीपल क्या है फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। इन सभी सोप फर्म्स को जब मैं एक साथ जोड़ देती हूं तो मेरे पास आ जाती है सोप इंडस्ट्री। नाउ मोनोपोली क्या कर रहा है? सिर्फ एक ही सेलर है, एक ही प्रोडक्ट है हमारे पास, यानी कि जो सेलर है वो ही इतने सारे ऑप्शंस मार्केट में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे। ऑप्शन क्या है? सिर्फ एक है। इसीलिए जो एक फर्म है
या एक मोनोपोली है वो क्या बन जाती है, एक पूरी इंडस्ट्री बन जाती है अपने आप। किसको बात समझ में आ रही है? यहां पे हमने क्या किया, मल्टीपल चीजों को जोड़ के एक हेडिंग के अंदर रखा। यहां पर क्योंकि एक हेडिंग सेपरेटली ही एग्जिस्ट कर रही है, तो मोनोपोली खुद ब खुद में क्या बन जाती है, एक इंडस्ट्री बन जाती है। मोनोपोली का प्रोडक्ट आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। जो प्रोडक्ट मोनोपोली बेच रहा है, जो सर्विस मोनोपोली बेच रहा है, वो सिर्फ मोनोपोली ही ऑफर कर पाएगा। इसका एग्जाम्पल ढूंढना कंपैरेटिवली काफी टफ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्योर मोनोपोलीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट इंटरफेयर करे। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरफेरेंस लेके आए तो मोनोपोलीज मिल जाती है। जैसे कोल की मोनोपोली है, जो कोल मिनिस्ट्री है उन्होंने लीगली लॉफुली कोल के काम को क्या किया हुआ है, मोनोपोली में कन्वर्ट किया हुआ है। यानी कि रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी जाकर मुंह उठाकर कोल का काम नहीं कर सकता। वो किसके अंडर होगा, जो भी काम होगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर ही होगा। नाउ इसीलिए क्योंकि एक लीगल बाउंडेशन है, इसीलिए वो क्या बन जाती है, कोल इंडस्ट्री एक मोनोपोली का फॉर्म ले लेती है। और भी मोनोपोलीज हो सकती हैं, जैसे हमने बात की गवर्नमेंट लाइसेंस्ड या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मोनोपोली की। पेटेंट राइट से भी मोनोपोली बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नई मशीन बना के एक आविष्कार कर दूं एंड उसको जाके पेटेंट करवा लूं कि ये मशीन मैंने बनाई है, इसको कोई भी बिना मेरी परमिशन के प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसका प्रोड्यूसर सिर्फ मैं ही रहूंगी। नाउ जिसको भी मेरे इस प्रोडक्ट की जरूरत है उसको क्या करना पड़ेगा, मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि कोई भी इसको और बना नहीं सकता, मेरी परमिशन के बिना इसे कोई भी मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि मार्केट में इकलौता सप्लायर कौन है, मैं ही हूं। और मैं इकलौती सप्लायर बनी कैसे रहूंगी, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से क्या कर लिया, कागज पे साइन ले लिए, मैंने जाके वहां पे पेटेंट अप्लाई कर दिया, जो एक ऐसा कागज ले लिया गवर्नमेंट से जो कि बोलता है कि ये प्रोडक्ट अंजुल ने आविष्कार किया है एंड अंजुल की परमिशन के बिना इसे मार्केट में प्रोड्यूस करके सप्लाई किया नहीं जा सकता। आ रही है कुछ कुछ बात समझ में? हाँ या ना? इस तरीके से मोनोपोली बनाई जा सकती है। कार्टेल से मोनोपोली बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि ऑयल के दुनिया भर में सिर्फ 4 ही प्रोड्यूसर्स हैं। अब 4 प्रोड्यूसर्स या तो क्या कर सकते हैं, अपना अपना काम कर सकते हैं, फिर वो मोनोपोली नहीं होगी। या फिर वो 4 प्रोड्यूसर्स क्या कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना ले मिलके एंड बोले कि हम सब तेल मिलकर ही बेचेंगे, तब उनको प्राइजेस पे कंट्रोल बेटर मिलेगा। क्योंकि अगर 4 लोग हैं फिर क्या होगा, कंपटीशन करेंगे, कुछ ना कुछ लड़ाई करेंगे, यार सस्ता बेच देते हैं हमारा ज्यादा बिकेगा, सस्ता बेच देते हैं हमारा ज्यादा बिकेगा। वरना इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना हैंडशेक करके एक टीम बना के रेट डिसाइड कर सकते हैं एंड जितना मर्जी महंगा बेच सकते हैं, एक प्राइस मेकर बन सकते हैं, एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं कार्टेल्स फॉर्म करके। कार्टेल फॉर्म करने का यही मतलब होता है जब 2 ऑर्गेनाइजेशंस, 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन साथ में हाथ मिलकर एक ही रूप ले लेती हैं, एक ही ग्रुप बन जाती है। हाँ या ना? या फिर नेचुरल अकरेंस भी हो सकता है। समझ लो कि नेचुरली कोई चीज इंडिया के पास ही और दुनिया में किसी कंट्री के पास है ही नहीं, नेचुरली एग्जिस्टेंस उसका हम कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्स का इंडिया में ही है और कहीं है ही नहीं, तो इंडिया उसकी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, मोनोपोली बन जाएगी। हाँ या ना? कुछ कुछ बात हम लोग रैप अराउंड कर पा रहे हैं हमारे हेड के। मोनोपोली का ग्राफ हमारा डिमांड कर्व का कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां पर हम क्या नोटिस करेंगे, प्राइजेस में चेंज आने की वजह से डेफिनेटली डिमांड पे फर्क पड़ सकता है। इस ग्राफ को हम थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे भी बना सकते हैं, इसे छोड़ दो। यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, ये हमारे प्राइजेस हैं, ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइजेस में चेंज आया, हाँ या ना? लेकिन कंपैरेटिवली क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम आया। ये हमारा इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, काफी लो होगी। रीजन क्या है, क्योंकि आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। आप मोनोपोली वाले प्रोडक्ट को छोड़ के किसी और के पास जा नहीं सकते, क्योंकि वो प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, जैसे कि हम समझे कि अगर आपको कोलगेट नहीं मिला, टूथपेस्ट लेने गए हो, आप कोलगेट ही यूज करते हो, कोलगेट नहीं मिला एंड उन्होंने बोला कोलगेट बंद हो गया, कोलगेट आएगा ही नहीं, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अगर कोलगेट लाने का, तो आप पतंजलि ले आओगे, आप क्लोजअप ले आओगे, आप पेप्सोडेंट ले आओगे, आप सेंसोडाइन ले आओगे, कुछ ना कुछ ले आओगे ना, कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाएगा ना। लेकिन मोनोपोली का कोई ऑप्शन
नहीं मिलेगा, तभी उस चीज को मोनोपोली कहा जाएगा। जब हम बार बार बोल रहे हैं ना यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट का मतलब है कि वो इकलौता प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट करेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। हाँ या ना? तो प्राइजेस में अगर चेंज आएगा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो चीज अनअफोर्डेबल हो जाए, इसीलिए डिमांड में चेंज तो कुछ ना कुछ आएगा देखो, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। जिनको उस चीज की जरूरत है उनको आपसे वो चीज परचेज करनी ही पड़ेगी। हाँ या ना? बात हमें बिल्कुल समझ में आ रही है कि मोनोपोली कैसे काम कर रही है, इसका डिमांड कर्व कैसे काम कर रहा है। तो आप समझेंगे कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है। यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, दो शब्द दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे जो मैं ऑलरेडी पढ़कर आई हूं। एक तो मुझे दिख रहा है मोनोपोली, और एक मुझे दिख रहा है परफेक्ट कंपटीशन का कंपटीशन। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है? देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का साझा हिस्सा होता है। यानी कि मोनोपोली में आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको मोनोपोली वाले फीचर्स भी दिखेंगे एंड परफेक्ट कंपटीशन वाले भी। अब आप कहोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, परफेक्ट कंपटीशन में तो प्रॉपर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत सारे सेलर्स हैं, मोनोपोली में एक ही सेलर है। दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? ऐसा मार्केट कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? ऐसा मैकेनिज्म कैसे हो सकता है? सोचो, होगा क्या? यहां पर नंबर ऑफ सेलर्स तो बहुत सारे होंगे, सेलर 1, सेलर 2, सेलर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मल्टीपल सेलर्स है। लेकिन हर सेलर का जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस जरूर होगी। क्या मतलब है? अभी हमने एग्जाम्पल किसका लिया? टूथपेस्ट का। अब टूथपेस्ट में क्या हो रहा है, हम लोग कोई ना कोई फ्लेवर्स जो है या कोई ना कोई ब्रांड जो है वो फेवर करते हैं कि यार मुझे ये पसंद है, मैं तो कोलगेट ही यूज करता हूँ, मैं तो पेप्सोडेंट ही यूज करता हूं। नाउ अगर आपको वो ब्रांड मिले ही ना तो आप क्या कर सकते हो? आप पेप्सोडेंट खरीद सकते हो, कोलगेट यूज करते हो, पेप्सोडेंट खरीद सकते हो, क्लोजअप खरीद सकते हो। ऑप्शंस तो अवेलेबल है, सेलर्स तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको कोलगेट मिलेगा तो आप पेप्सोडेंट नहीं खरीदोगे, तो आप क्लोजअप नहीं खरीदोगे, आप अपना ही ब्रांड खरीदोगे, आप कोलगेट ही खरीदोगे, क्योंकि आपको कोलगेट का फ्लेवर पसंद है। यानी कि प्रोडक्ट में यूनिकनेस तो है, लेकिन मार्केट में स्टिल उसका कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। मान लेते हैं कि मुझे एक बायोग्राफी पढ़नी है, या फिर हम सिंपल समझे कि मुझे कॉमिक बुक पढ़ना है। मैं क्या करती हूँ, हर सैटरडे एक कॉमिक बुक को रीड करती हूँ। नाउ मैं कॉमिक बुक यूजुअली एक सीरीज की रीड कर लेती हूँ, मान लेते हैं हम उसको नाम दे देते हैं काका कोको। ओके, मैं हमेशा काका कोको हर सैटरडे को रीड करती हूँ। पर इस सैटरडे मुझे, जब मैं अपने सप्लायर के पास गई, उसने बोला इस बार तो काका कोको आई नहीं। अब सैटरडे था, मुझे कॉमिक रीड करनी थी, तो मैं काका कोको की जगह 1 क्या ले आई, एवेंजर वाली कॉमिक ले आई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार क्या पढ़ लेते, एवेंजर। क्योंकि मैं हमेशा काका कोको ही पढ़ती थी, मेरा वो यूनिक पसंद था, तो मैं चाहती तो यही खरीदना थी। पर अगर ये अवेलेबल ना हुआ तो मैंने क्या किया, ये खरीद लिया। आप मार्केट में किसी से सुनकर एक मोटिवेशन की किताब लेने गए हो, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, मोटिवेशनल आइडियाज जो होते हैं, उसकी किताब आप लेने गए हो मार्केट में। अब आप सोच के गए हो कि यार ये वाली किताब ठीक है, ये ले लेंगे। पर आप मार्केट में जाते हो, आपको वो किताब 2-4 दुकानों में ट्राई करके कहीं नहीं मिलती, तो आप कहते हो कोई बात नहीं यार, मोटिवेशन वाली पढ़नी है, ये नहीं मिली तो चलो ये ले लो। आपने सोचा कि अपनी दोस्त के बर्थडे के लिए क्या किया जाए, एक जैकेट खरीदा जाए एडिडास का। अब आप पहुंच गए एडिडास में, आपको पता लगा कि आपके शहर वाला शोरूम क्या हो गया, बंद हो गया। तो आपने सोचा अब क्या किया जाए, एडिडास तो है नहीं, चलो एक काम करते हैं, जैकेट ही लेना है, पूमा का ले लेते हैं। नाउ एडिडास का जैकेट इज एडिडास का जैकेट, पूमा का जैकेट इज नॉट एडिडास का जैकेट, पर है तो एंड ऑफ द डे जैकेट ही। ये नहीं मिला तो ये सही। ये सभी किसकी एग्जाम्पल्स है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। यहाँ पर जो फर्म्स एग्जिस्ट करेंगी, जो सेलर्स एग्जिस्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं सेम नेचर की आइटम तो बेच रहे हैं, लेकिन हर आइटम अपने आप में क्या है, यूनिक है। किसको कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? तो ये सब क्या हो जाएंगी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एग्जाम्पल्स हो जाएंगी। पढ़ते हैं क्या लिखा है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जिस्ट करता है व्हेन many companies offer
कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, एक दूसरे से फाइटिंग करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं, दैट आर सिमिलर, एक ही जैसे होते हैं, बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, लेकिन एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। अगर मुझे कोलगेट चाहिए तो मुझे कोलगेट ही चाहिए, मेरा पेप्सोडेंट, मेरे को पेप्सोडेंट नहीं चाहिए, मैं शायद किसी और दुकान पे ट्राई करूं और दुकान पे ट्राई करूं। लेकिन अगर मुझे पता लग गया कि है ही नहीं मेरे शहर में कोलगेट, फिर मैं पेप्सोडेंट खरीद लूंगी। यानी कि सब्स्टिट्यूट्स है लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। ऐसी मार्केट को हम क्या बोल देंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चलो आगे बढ़ते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में कुछ और चीजें पढ़ते हैं अपन लोग। क्या लिखा हुआ है? एक डिमांड कर्व की यहाँ पर बात हो रही है कि जो मोनोपोलिस्टिक हमारे पास है, डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डाउनवर्ड स्लोप करेगा, सारे डिमांड कर्व डाउनवर्ड ही स्लोप करेंगे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? यहां पर बेसिकली प्राइस फाइट को अवॉइड करने की कोशिश की जाएगी। जैसे टमाटर वाले दो सेलर्स क्या कर रहे थे? प्राइसेस पे लड़ रहे थे, कम कर दो कम कर दो। यहां पर ये लोग प्राइसेस पे लड़ने की जगह किस पे लड़ने की कोशिश करेंगे? कि हमारा प्रोडक्ट अलग हो दूसरे वाले से। हम कोलगेट में ऐसा टेस्ट डाले कि लोगों को कोलगेट की आदत पड़ जाए, वो लोग पेप्सोडेंट, क्लोजअप, सेंसोडाइन की तरफ जाना ही पसंद ना करें। इस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करवाने की कोशिश करेंगे, अलग दिखाने की कोशिश करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा टूल होता है एडवर्टाइजमेंट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जितनी भी फर्म्स है वो एडवर्टाइजमेंट पे बहुत पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि उनका मुद्दा क्या होगा कि मेरा प्रोडक्ट क्या करे? स्टैंड आउट करे, लोगों को मेरा प्रोडक्ट देखने में बढ़िया लगे एंड वो किसी और सब्स्टिट्यूट के पास ना जाए, मेरे ही प्रोडक्ट के पास आए खरीदने के लिए। डिमांड कर्व देखिए तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं? मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा था? कुछ ऐसा था। यहां पर क्या है? कंपैरेटिवली ज्यादा स्लांट है, हाँ या ना? इसका रीजन क्या है? देखो यहां पर क्या होगा, जब भी प्राइजेस में चेंज आएंगे, क्वांटिटी में कंपैरेटिवली मोनोपोली से ज्यादा चेंज आएगा। मोनोपोली में क्वांटिटी कम मूव कर रही थी, ऑप्शन नहीं था। यहां पर ऑप्शंस तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए क्या है, जो हमारा शिफ्ट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। जो कोलगेट मुझे 80 रुपए का मिलता है, अगर वही कोलगेट मुझे 120 का मिलने लग जाए, तो हो सकता है मैं कंसिडर करूं कि यार क्लोजअप क्यों नहीं ले लेते हैं, वो भी तो ठीक ही है। पेप्सोडेंट क्यों नहीं ले लेते, वो भी तो ठीक ही लगता है। इसको कुछ कुछ बात समझ में आ रही। कंपैरेटिवली प्राइजेस का ज्यादा इफेक्ट देख पाएंगे हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, इसीलिए इसका ग्राफ क्या है? कंपैरेटिवली कर्व क्या है? डिमांड कर्व। कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा स्लैंटिंग है। यहाँ पर हमारे हैं प्राइजेस, यहाँ पर हमारी है क्वांटिटी डिमांडेड। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओलिगोपोली के बारे में। ये ओलिगोपोली क्या है? ये तो किसी से राइम भी नहीं कर रहा, इसमें तो जो पीछे पढ़कर आया वैसा कोई शब्द भी नहीं दिख रहा। ओलिगोपोली एक कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेलर्स होंगे वो एक नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा भी नहीं होंगे। बहुत ही हम कह सकते हैं लिमिटेड लार्ज सेलर्स होंगे। क्या मतलब है इस बात का? लिमिटेड भी बोल दिया, लार्ज भी। लिमिटेड मतलब कम क्वांटिटी में होंगे सेलर्स, लेकिन हर सेलर अपने आप में एक बहुत बड़ा सेलर होगा, बहुत बल्क प्रोडक्शन कर रहा होगा, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करके बैठा होगा। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं एयरलाइंस। जितने भी एरोप्लेन्स उड़ते हैं, एयरलाइंस चलती हैं, वो एक ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एयरलाइन चलती है पूरी दुनिया में, मल्टीपल एयरलाइन चलती है। पर हर चौथा बंदा एयरलाइन के बिजनेस में एंटर करके नहीं सोच सकता कि चलो एयरलाइन खोला जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। इसीलिए यहाँ पर जो सेलर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो कंपैरेटिवली क्या होंगे? रिस्ट्रिक्टेड नंबर में होंगे, काफी कम होंगे। पढ़ो क्या लिखा है। एक ओलिगोपोली ऐसा मार्केट है जो इन विच द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वेरी फ्यू कंपनीज। ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बहुत कम फर्म्स होंगी, नंबर ऑफ फर्म्स नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि क्या है, दैट आर इन्फ्लुएंशियल पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट। क्यों इतने कम नंबर्स है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा चाहिए। एंड ये जो बड़े प्लेयर्स है ना, ये सारी मार्केट को क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करेंगे, अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एयरलाइंस की, तो एयरलाइंस में अगर प्राइस 80 लाख रुपए है, 80,000 रुपए है मान लेते हैं,
तो कहीं ना कहीं जब एक मार्केट प्राइस सेट कर रहा है तो वो सारी मार्केट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। बाकी एयरलाइंस वाले भी क्या सोचेंगे, क्योंकि ये 80,000 का बेच रहा है तो क्यों ना हम 85 का बेचें, क्यों ना हम 75 का बेचें, क्यों ना हम 95 का बेचें। यानी कि यहाँ पर कंपटीशन के प्राइस को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। एंड होगा क्या, हर कंपनी अपने आप में कुछ ना कुछ यूनिकनेस लेकर आएगी, लेकिन इनका मेन फैक्टर क्या होगा, ये डोमिनेट कैसे करेंगे, क्योंकि इनका नंबर बहुत कम है। बहुत ही कम लोग हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इस सर्विस सेक्टर में, इस गुड्स वाले सेक्टर में, ओलिगोपोली में एंटर करना ही क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सुपर कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जो कंपनीज सुपर कार बनाती है वो क्या होंगी, एक लिमिटेड नंबर में होंगी एंड वो मार्केट को क्या करेगी, डोमिनेट करेगी। इसमें जो भी प्लेयर्स होंगे वो मार्केट को क्या करने की कोशिश करेंगे, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। हाँ या ना, ओलिगोपोली हमें समझ में आ रहा है। ओलिगोपोली में क्या है, हाई इंटरडिपेंडेंसी होगी। जो भी 4, 5, 6, 10 बड़े प्लेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे पे काफी क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे को काफी देख परख के क्या करेंगे, अपने प्राइजेस सेट करेंगे, अपने प्रोडक्ट सेट करेंगे। यानी कि अगर मैं सुपर कार बनाती हूँ और मेरे साथ कोई और सुपर कार बनाता है एंड मुझे पता है कि मार्केट में हम 2 ही सप्लायर्स हैं सुपर कार्स के, तो मेरा फोकस क्या होगा, बेटर प्रोडक्ट देना एंड प्राइजेस अकॉर्डिंगली सेट करना कि हम कंपटीशन के अंदर ही रहें। Now we are not fighting on the basis of prices। हम लोग प्राइस सेट करके लड़ रहे कि तूने 1 करोड़ की कार निकाली है, मैं भी क्या करूंगी 90 लाख की। इस तरीके से ओलिगोपोली में लड़ाई नहीं होगी। ओलिगोपोली में लड़ाई होगी कि प्रोडक्ट को आप लोग कैसे बेटर बना के मार्केट को डोमिनेट कर सकते हो एंड किस तरीके से, किस रेंज में आप लोग अपने प्राइजेस को रखना चाहते हो। तो इंटरडिपेंडेंट होंगे कि हम किस रेंज में अपने प्राइजेस को मार्केट में रख रहे हैं, उतार रहे हैं। अनडिटरमाइंड, इसको ठीक कर लेंगे, अनडिटरमाइंड डिमांड कर्व, ओलिगोपोली का डिमांड कर्व ड्रॉ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप ओलिगोपोली में बिहेवियर नहीं बता सकते कि प्राइजेस के कम होने की वजह से डिमांड राइज करेगी या डिमांड फॉल करेगी। सुपर कार्स अगर बहुत सस्ती हो जाए, डिमांड बढ़ जाएगी, घट जाएगी। अगर एयर टिकट्स बहुत ज्यादा सस्ती महंगी हो जाए, डिमांड घट जाएगी, बढ़ जाएगी। इन दोनों को आप एक साथ ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो आप ओलिगोपोली मार्केट को एक साथ नहीं दिखा सकते। किसको बात समझ में आ रही है कि मैं ओलिगोपोली मार्केट ड्रॉ करना चाह रही हूँ, मैं ओलिगोपोली फर्म नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मैं ओलिगोपोली मार्केट बना रही हूँ। इसीलिए मेरे लिए इन दोनों को एक साथ ड्रॉ करना डिमांड कर्व में कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ट्राई करो, अगर बना पाते हो ओलिगोपोली मार्केट का तो हमारे साथ शेयर करो, वी लुक इनटू इट, क्या पता वी कैन डिस्कवर समथिंग न्यू डिस्कस करके। चलो बात हमें समझ में आ रही है कि ओलिगोपोली कैसे काम करे। डिमांड कर्व नहीं पता, इसमें अक्सर कार्टल्स बना लिए जाते हैं, जैसे बेसिकली जो भी बड़े प्लेयर्स है वो साथ में एक साथ जुड़कर क्या करते हैं, प्राइजेस को सेट करके मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कार्टल्स बन गए, फिर ओलिगोपोली कहीं ना कहीं किसका शेप ले लेगी, मोनोपोली का शेप ले लेगी। प्राइस मेकर्स बन जाएंगे ये लोग कंप्लीटली, क्योंकि सारा कंट्रोल किसमें होगा, जो भी गुड्स ये बना रहे हैं वो सारी क्या होंगी, इन्हीं के हाथ में होंगी, कार्टेल के हाथ में होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक मोनोपोली में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। इन कार्टेल्स को रोकने के लिए काफी लॉज एंड लीगल कल्चर भी डेवलप हुआ है, ताकि मार्केट में मोनोपोली क्रिएट ना हो, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट हो गई तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होगा। जैसे कि टमाटर वाले एग्जाम्पल में आपके पास मोनोपोली नहीं थी, आपने एक्सप्लॉइट हुए, लेकिन मैं एक मोनोपोली में बैठी थी, मैं एक मोनोपोली मार्केट में डील कर रही थी, मैं एक्सप्लॉइट हो गई। 20 रुपए का टमाटर मैं 50 रुपए में खरीद कर लेकर आई। तो मोनोपोली एक्सप्लॉइटेशन करता है कंज्यूमर का, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास क्या है, डोमिनेंट हैंड आ जाता है। हम वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए कार्टल्स को ओलिगोपोली में भी अवॉइड करवाने के लिए बहुत सारा लीगल कल्चर लॉ वगैरह बनाए गए हैं। सो अगर हम इस सब चीज को समराइज करें एक साथ, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये आपके पास रख दिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मोनोपोली जहां पर एक ही सेलर होता है, डोमिनेट करता है। परफेक्ट कंपटीशन, मल्टीपल सेलर्स होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में क्या था, दोनों मोनोपोली एंड परफेक्ट के सेम फीचर्स दिखेंगे हमें। ओलिगोपोली हमने अभी अभी डिस्कस किया। इनको मैंने क्या किया, नंबर ऑफ हेडिंग्स के अगेंस्ट हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। अब समझते हैं कि अलग अलग कंपेयर करते हैं कि अलग अलग मार्केट में क्या सीन चल रहा है। तो अगर नंबर ऑफ सेलर्स देखें, मोनोपोली में क्या होगा, एक ही होगा या बहुत ही कम, 1-2 बस इस तरीके से सेलर्स होंगे। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा,
लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। प्रोडक्ट यूनिक होगा पर सेलर्स क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ओलिगोपॉली में क्या होगा, स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स होंगे पर ये बड़े प्रोड्यूसर्स होंगे, महंगे प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बायर्स क्या है, मोनोपोली में बहुत सारे होंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बहुत सारे होंगे, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में नंबर ऑफ बायर्स बहुत सारे होंगे। ओलिगोपॉली में हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ओलिगोपॉली मार्केट का जो बायर बेस है वो ज्यादा होगा या नहीं होगा, वी कैन नॉट डिफाइन दैट। ओके, प्रोडक्ट टाइप देखें, मोनोपोली एक यूनिक प्रोडक्ट बेचेगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन होमोजेनस सेम प्रोडक्ट बेचेगा, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हेट्रोजेनस यानी कि अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट ही बेच रहा है, ये भी इसमें भी सिमिलर हम कह सकते हैं, इसमें हम सेम नेचर ऑफ गुड्स है लेकिन सेम प्रोडक्ट नहीं, हर प्रोडक्ट अपने आप में क्या होगा, यूनिक होगा। ओलिगोपॉली के भी हम प्रोडक्ट टाइप पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। नॉलेज की बात करें कि बायर्स को रेट्स के बारे में, चीजों के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता है, प्रोड्यूसर्स को बायर के बारे में, रेट्स के बारे में, मार्केट कंडीशंस के बारे में पता है। इन सब चीजों की अगर बात करेंगे, मोनोपोली में बायर को कई बार अच्छे तरीके से प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता और ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं है, कैसे बन रहा है, क्या बेनिफिट्स है, नहीं, बायर के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। जो भी सप्लायर रेट सेट करता है उसको उसी चीज पे उसको खरीदना पड़ता है। परफेक्ट कंपटीशन में एक परफेक्ट नॉलेज होती है, अज्यूम करके चलते हैं हम कि जितने भी बायर्स उनको पता है कि 20 रुपए का ये टमाटर, सबको परफेक्ट नॉलेज एग्जिस्ट करती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी इम्परफेक्ट हो जाती है नॉलेज, लोगों को प्रॉपरली हर प्रोडक्ट किस तरीके से अलग है, किस तरीके से रेट्स हैं, उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। ओलिगोपॉली पे अगेन हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते नॉलेज बेसिस पे। एंट्री एग्जिट की बात करें अगर हम, कि मोनोपोली में मोनोपोली फर्म बनाना आसान है नहीं है, एंट्री कर सकते हो नहीं कर सकते, तो जिस भी फर्म की मोनोपोली है उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि देखो हमने क्या समझा कि पेटेंट वाली मोनोपोली होती है, वहां पे पेटेंट लगा के मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। गवर्नमेंट वाली मोनोपोली होती है, वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉ लगा के उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। नेचुरली जो चीज इंडिया में है वो अमेरिका अपने आप में से तो निकाल नहीं सकता, तो वो क्या हो जाएगा, नेचर ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इस तरीके से मोनोपोली में एंटर करना क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो कोई भी एक जनरल स्टोर खोल के बैठ सकता है, कोई भी एक सब्जी की दुकान लगा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो फ्री एंट्री होगी, फ्री एग्जिट होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें, यहां पर भी फ्री एंट्री होगी, फ्री एग्जिट होगा। जिसका बुक छापने का मन है छाप लो, जिसका टूथपेस्ट की कंपनी लगाने का मन है लगा लो। अगर हम बात करें ओलिगोपॉली की, यहां पर क्या होगा, एंट्री बैरियर्स होंगे, या तो बैरियर हो सकता है फाइनेंसेस का, या फिर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने मार्केट को इतना डोमिनेट किया हो सकता है कि वहां पे एंटर करना क्या हो जाए, कंपैरेटिवली टफ हो जाए। वो उस तरीके से मार्केट सेटअप क्रिएट कर देते हैं कि आप उस चीज में एंटर उस लेवल पे नहीं कर पाते हो। अगर बात करें ओलिगोपॉली की, तो यहाँ पर एंट्री बैरियर्स है। नेक्स्ट हम लोग बात करें डिसीजन मेकिंग, यानी कि प्राइस बेस्ड डिसीजंस जो भी लेने हैं वो क्या सेलर के हाथ में होते हैं। मोनोपोली में हाँ होते हैं डेफिनेटली। परफेक्ट कंपटीशन है, सेलर के हाथ में प्राइसेस होते हैं, नहीं होते। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम कह सकते हैं लिमिटेड, कहीं ना कहीं हर कोई अपने टूथपेस्ट का, अपने बुक का प्राइस खुद ब खुद रख सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शनली मार्केट प्राइसेस से अलग नहीं हो सकता। ओलिगोपॉली, ओलिगोपॉली में यस, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट का क्या होगा, पूरा कंट्रोल होगा, उनको मार्केट प्राइसेस को पिकअप नहीं करना पड़ेगा। लास्टली हमारे पास क्या है, फैक्टर मोबिलिटी, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना को हम कहेंगे फैक्टर मोबिलिटी। फैक्टर मोबिलिटी या फैक्टर अवेलेबिलिटी मोनोपोली में क्या होगा, काफी कम होगा। जहां पर है चीज वहीं पर क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है, उसको फैलाना कंपैरेटिवली क्या होगा, मुश्किल होगा। परफेक्ट कंपटीशन में फैक्टर मोबिलिटी बहुत होगी, पूरे मार्केट में सब्जियां भरी भरी पड़ी है, कोई भी जाके खरीद के लाओ, कोई भी बेचो, काफी हाई होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी रिसोर्सेज जो है चीजों को बनाने की वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। ओलिगोपॉली की अगर बात करें, अगेन हम इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो ये आपके पास टेबल है, होपफुली आपको सॉर्ट करने में हेल्प करेगा जो आपका सारा मार्केट स्ट्रक्चर है। होपफुली समझ आया होगा कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या है। मार्केट किसी जगह को नहीं कहते हैं, मार्केट कहते हैं एक मैकेनिज्म को, एंड ये मैकेनिज्म अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, बेसिंग ऑन, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सेलर्स कितने हैं, बायर्स किस नेचर के हैं, या फिर हम कह सकते हैं
प्रोडक्ट कैसा है उनका, प्राइजेस कैसे है, कौन डिसीजन मेकिंग कर रहा है, एंट्री एग्जिट कैसा है, क्या नॉलेज परफेक्ट है मार्केट के अंदर या परफेक्ट नहीं है, या फिर फैक्टर मोबिलिटी कैसा, भी फैक्टर्स के बेसिस पे आप मार्केट को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो। मिलते हैं और वीडियोस के साथ, नए लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।